तरह से इस चीज को आपने किसने क्या जुर्माना अदा करना है। सेटलमेंट जिनके साथ हुई उसमें रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी भी शामिल थी। देखिए मैं ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे आईपीपी इसका नदीम बाबर साहब की कंपनी भी शामिल थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसमें बेस्ट ये होगा कि चलें मैं बता देता हूँ और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इन दोनों की कंपनीज भी इसमें बाकायदा तौर पे शामिल थी। हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, हो सकता है, लेकिन हो सकता नहीं है वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में रिगार्डिंग दिस सेटलमेंट हिस्सा नहीं थे, बल्कि काबीना के इजलास से भी स्पेशली रज़ाक दाऊद साहब उठ के चले जाते थे। शहबाज शरीफ साहब भी तो उठ के चले जाते थे सारे फैसलों में, बाहर जाकर नोटिफिकेशन तो निकाल देते थे। यहाँ भी ऐसी हुए नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई नहीं है रज़ाक दाऊद के पास। चल वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब का चालान अदालत में जमा हो चुका है। 16 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। काफ़ी डिटेल दस्तावेज़ात, तकरीबन 4000 दस्तावेज़ात FIA ने जमा करवाई हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी शामिल हैं, विटनेस स्टेटमेंट शामिल हैं, तमाम सबूत बकौल FIA उन्होंने जमा करवा दी और साथ साथ 100 अदद गवाह भी इस केस का हिस्सा हैं। इसी केस के हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या बात की, आइए देखते हैं। 14 जुलाई 2019 को ये स्टोरी इमरान खान साहब ने इस मीटिंग के अंदर हुक्म दिया अपने टाउट शहजाद अकबर को, जिन्होंने ये स्टोरी प्लांट करे। उसके बाद शहजाद अकबर साहब PID में रोज बैठकर कागज लहराते थे कि इतना अरब चला गया। एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का केस बनाया शहबाज शरीफ के खिलाफ, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हो गई शहबाज शरीफ के खिलाफ, किक बैक्स और कमीशन। रोज शहजाद अकबर PID में बैठकर कागज लहराते थे, प्रेजेंटेशंस दिखाते थे, गोल दायरे बनाते थे कि ये तमाम इल्जामात शहबाज शरीफ पर लगाए गए। ये सीरीज ऑफ केसेस जो है ना, ये पूरा एक बदनीयती के ऊपर मबनी साजिश है। 14 जुलाई 2019 से लेकर आज 21 दिसंबर 2021 तक कोई सबूत ना लंदन हाई कोर्ट में, ना लाहौर हाई कोर्ट में, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ना सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। एक तो शहबाज शरीफ का जो फोबिया है, इमरान साहब की ज़हनी हालत जो है वो खराब ही इसी वजह से कि शहबाज शरीफ का फोबिया उनको। बहुत हार्ड हिटिंग और गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं इसमें। देखिए मैं तो आज अपनी इसके जवाब में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने इनको बताया है कि जो ये मेरी प्यारी जो बहन है, इनको मैं चाबी भरे तर्जुमान भी कहता हूँ ना, ये चाबी भर जाती है फिर आके डम 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 डोल बजाना शुरू कर देते हैं। ये कह रही है कि ना हाई कोर्ट में जमा कराए हैं सबूत, ना सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। अब अगर आपने जहलियत रखनी है तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता। ट्रायल कोर्ट में सबूत जमा कराए जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो जमा कराए गए हैं, क्या वो संगतरों की पेटियाँ हैं जो अभी ये जो 4300 सफ़ात पर मुश्तमिल 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ की और हमजा और सलमान की, जिसके अंदर पूरा चालान जमा कराया गया है, उसमें क्या कोई फल फ्रूट जमा कराया उन्होंने FIA ने जाके। तो ये तो देखिए ये इन्होंने आके इस तरह की चीज़ें बोलनी है। असल में आज इनके गुस्से की 2 वजूहात थी। एक तो वजह ये थी कि ये तो अपनी तरफ से शेरवानी उठाए, कितने अरसे से 3.5 साल से शहबाज शरीफ साहब फिर रहे हैं और फिर इनकी एक नई चोरी पकड़ी जाती है तो इनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ऊपर से मैंने सुना है कि आज कोई एक नई टेप दूसरी वाली बाजी की लीक हो गई है, जो दूसरों की टेपें निकालती फिरती थी, उनकी सुना है कि आज कोई और मीडिया मैनेजमेंट की टेप लीक हो गया। तो वो सारा एक्यूमुलेटेड गुस्सा था जो उन्होंने आज इधर निकाला है। मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोहराया है कि 2019 में शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल की स्टोरी पब्लिश होने के बाद ये दावा किया था कि वो मुझे लंदन में जाके मेरे पर मुकदमा करेंगे और मुझे लंदन की सड़कों पर घसीटेंगे। तो मैं तो आज भी 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तो एक नोटिस तक नहीं भेजा, कोई नोटिस नहीं आया अभी तक, नोटिस तक नहीं भेजा। वो मुकदमा भी उन्होंने अखबार के खिलाफ फाइल किया हुआ है जिसमें कोई फैसला नहीं हुआ है और उन्होंने जो अखबार ने भी वहाँ पे जो एक्सटेंशन मांगी है एविडेंस जमा कराने के लिए, साथ उन्होंने उसकी रीज़न दी है कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में था हमारे वकला, क्योंकि देखिए यहाँ का सबूत जो है उसके ऊपर एफिडेविट्स लेना, सब कुछ करना वो उनकी लीगल टीम ने करनी है। हमारे वकला जो हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इस वजह से वो डिले है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक्सटेंशन मांगी है कोविड की वजह से। वो मामला इनका तो डेली मेल के बीच में है, इनके ऊपर मुकदमा तो पाकिस्तान की अदालतों में शामिल हैं, तो वहाँ जवाब देने हैं। और अगर ये इतने ही सच्चे हैं और मैं इतना झूठा हूँ तो आज तक मेरे ऊपर हत्के इज्जत का कोई दावा इन्होंने दुनिया की किसी अदालत में नहीं फाइल किया। वो आप पे नहीं करेंगे, कुछ और तरीका है उनका। मलिक अहमद खान साहब ने चंद सवालात इस हवाले से किए थे और क्या सवालात रेज किए हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक कैसे साबित होता है, क्या सवाल है, आइए देखते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये प्रैक्टिसेस थी बिजनेस में कि आप अपने स्टाफ के लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोलते थे, वो खुले हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी वजाहत इनके वकला देंगे।
अगर मैंने देनी हो तो मैं भी दे सकता हूं, बता सकता हूं कि वो क्या रीजंस हैं। ये वो उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जिनके साथ कोई एसोसिएटेड प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट के पास आज तक नीदर नैब नॉर FIA ना इस ARU के पास कोई ऐसा कोजेंट ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि उनको उनके बिजनेसेस के पैसों के अलावा किसी और पैसे की तौर पे शनाख्त करता हो। उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात में एक जैसी सिमेट्रिकल इनकमिंग उनकी वो सारी रिसीट्स हैं, वही बैंक अकाउंट्स हैं जो कि ट्रांजैक्ट होते हैं फर्दर बिजनेसेस के अंदर। ये आपने सुना वो कह रहे हैं कि स्टाफ के अकाउंट्स हैं। अच्छा, मैं दो चीजें मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के। मैं ये मलिक अहमद साहब की तो दो बड़ी बेहतरीन बातें आ गई। एक तो ये है कि उन्होंने खुद कन्फेशन किया, बीइंग तर्जुमान ऑफ शहबाज शरीफ, वो कन्फेशन दे चुके हैं आपके टीवी के ऊपर कि ये बिल्कुल इनकी बिजनेस प्रैक्टिस थी और ये अपने मुलाजमीन के नाम के ऊपर अकाउंट्स खुलवाते थे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। अभी सुन लें एक मिनट। पहली बात तो ये साबित हो गई कि हमने ये कहा कि इनके जो 14 लो इनकम के एम्प्लॉइज थे उनके नामों के ऊपर 28 बेनामी अकाउंट्स खुले हुए थे। उसका कन्फेशन ये आपके सामने आ गया। नंबर एक, क्या है कन्फेशन? अभी आगे आते हैं ना मेरे भाई। दूसरी, इन्होंने कहा कि ये सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। बहुत अच्छी बात होगी, ये सारे एम्प्लॉय थे रमजान शुगर मिल के। बिजनेस ट्रांजैक्शन ये हो सकती है, चले फिर पहली तो बात ये है कि किसी और के नाम पे अकाउंट खोलना और उसको अपने लिए इस्तेमाल करना बिलियंस में, ये क्राइम है। लेकिन ये कौन सा क्राइम है? FBR का टैक्स एवेजन का सादा सा केस नहीं बनेगा? नहीं, टैक्स एवेजन का कैसे केस बनेगा? और कौन सा है? FBR 420 बनेगी। आप फ्रॉड कर रहे हैं। आप जिस बंदे ने अकाउंट खोला है, जो आपके नाम पे अकाउंट चल रहा है, इस्तेमाल दूसरा आदमी कर रहा है, ये तो फ्रॉड है, सीधा सीधा फ्रॉड है। और इसमें भी जो इनको दफात लगी हैं वो फ्रॉड की दफात लगी हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगी हुई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है अर्शद साहब? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि जो इसके लिए सिर्फ प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, जो पैसे का ओरिजिन और डेस्टिनेशन डिस्गाइज करना, उसको छुपाना, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़बर में आता है। आप सेक्शन 3 जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उठा के देख लीजिए, आपको पहले ही सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें ये बात पूरी 100% दुरुस्त बैठती है। लेकिन मैं आना चाहता हूं उस बात के ऊपर जो इन्होंने मलिक अहमद ने की। उस बात को भी मैं साबित करूंगा कि ये झूठ बोल रहे हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। रमजान शुगर मिल का शुगर का काम है, चले मैं मान लूं कि ये इनकी ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, तो शुगर वाले के पास किसके पैसे आने चाहिए? चीनी खरीदने और बेचने वाले के, गन्ना खरीदने और बेचने वाले के, यही आ गए ना। इसके अलावा तो कोई पैसे नहीं आ सकते। मुझे बताएं, इसके अंदर औरंगजेब भट्ट जो अपॉइंट होता है TMA का ब्यूटिफिकेशन का चेयरमैन, वो 5 लाख रुपया क्यों जमा करा रहा है? इसके अंदर मुझे बताइए कि कोई ठेकेदार क्यों पैसे जमा करा रहा है? इसके अंदर मुझे बताएं कोई दूध वाला, चिकन शॉप वाला, वो क्यों पैसे जमा करा रहा है? आप वो लिस्ट उठा के देख लीजिए FIA के चलान के अंदर, ऐसे ऐसे इररेलेवेंट उनका जो नॉन रिलेटेड टू, देखिए इसके अंदर FIA ने इनको डिस्काउंट भी दिया है। जो टोटल मालियत का केस शुरू हुआ था 25 अरब से शुरू हुआ था, उसमें जो 16 अरब की जो अनरिलेटेड टू देयर बिजनेस इवन ट्रांजैक्शंस हैं जिनका कोई मंतक ही नहीं है, और वो जो 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 by 1 FIA हैव बीन थ्रू इट। उन्होंने उसको क्रॉस चेक किया है पैसे जमा कराने वालों से, एक एक बंदे का उसके अंदर स्टेटमेंट लगा हुआ है, इसलिए इसके अंदर 100 विटनेसेस हैं। हर बंदा जो है वो उस ट्रांजैक्शन को डिसओन करता है कि मैंने ये पैसे अरशद शरीफ को नहीं दिए, लेकिन वो पैसे निकलते अरशद शरीफ के अकाउंट से हैं। तो यही तो इनका ऑफेंस है। दे हैव टू एक्सप्लेन कि भाई ये पैसा क्या है। मलिक अहमद खान साहब तो एक और सवाल भी कर रहे हैं, दो तो आपने बता दिया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किधर है इसमें? कहते हैं कोई जुर्म ही नहीं हुआ, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोई जुर्म है तो उसके पैसे होंगे ना। ये चूंकि ना ये दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। ये मलिक साहब हैं, एक वो राना साहब हैं, वजीर कानून रहे हुए हैं, वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, इतने अच्छे वकील हैं कि माशाल्लाह उसी की वजह से तो आप अपने मुल्क के निज़ाम का अदल का हाल देख लें। ऐसे वकील होंगे तो ऐसे निज़ाम अदल होगा। उन्होंने आपके ही चैनल के प्रोग्राम पे बैठ के एक दफ़ा फरमाया था कि मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब पैसा मुल्क से बाहर जाए। सो बकौल उनकी वकालत के मुल्क के अंदर अगर पैसे की आगे पीछे किया जाए बैंकों में तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। तो इनकी अकल और लीगल एक्यूमन का ये आलम है। जहां तक प्रोसीड ऑफ क्राइम की है तो मैंने आपको एक एग्जांपल तो दे दी है। इलीगल ग्रेटिफिकेशन का चार्ज है शहबाज शरीफ के ऊपर। जो भट्ट है, औरंगजेब भट्ट,
उसकी अपॉइंटमेंट होती है और वो पेमेंट कर रहा है शहबाज शरीफ के अकाउंट में, उसके बेनामी अकाउंट में, वो तो कहते हैं पार्टी फंड के लिए दिया था, आगे जहां मर्जी जमा हो जाए, उसमें उसका क्या कसूर? पैसे दें पार्टी फंड में, निकले गुलजार अहमद चपड़ासी के अकाउंट में से, तो बस ठीक है, फिर तो सब अच्छा है ना इस मुल्क के निजाम में। मैं तो कानूनी तौर पे कह रहा हूं कि क्राइम कैसे एस्टेब्लिश होगा? क्राइम से ज्यादा क्या होगा? अच्छा इनकी पता फरमाइश क्या है? इनकी फरमाइश है कि ये रंगे हाथों नंगे पकड़े जाएं, फिर ये कहेंगे ओ अब पकड़े गए। भाई उससे पहले व्हाइट कॉलर क्राइम में इनको इन्हीं चीजों से, यही सबूतों से तो पकड़ के देना है। लेकिन व्हाइट कॉलर क्राइम जिसका आप इतने सारे सबूत लगाइए, तो हुदैबिया में भी सामने आए थे, फिर FIA इससे पहले भी एक तहकीकात कर चुकी थी जिसमें कि पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग थी, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह ये बाहर गए थे, दोबारा वजह तकनीकी एग्री कर रहे हैं ना, तकनीकी इंसाफ होता है हमारा। देखिए असल में, और तकनीकी इंसाफ डील्स की वजह से होता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है माय लॉर्ड? तकनीकी इंसाफ डील्स की वजह से होता है। बिल्कुल होता है। और अर्शद, मैं समझता हूं ये हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा जो बर्डन है वो ये है कि हमारे मुल्क में पिछले 30 सालों में हमेशा से ऐसे हुआ है कि आखिर में तकनीकी इंसाफ हो जाता है और आवाम का एतबार नहीं रहा, इसलिए आवाम हमें भी बार बार इंतबाह करती है कि भाई देखें कि तकनीकी इंसाफ ना हो जाए। आवाम तो सब जानती है और कानून तो वैसे भी अंधा होता है, कानून के सामने चीजें लानी है, लेकिन जब बैकग्राउंड में बैठ के डील या ढील आप लोग दे रहे होते हैं जिसका कि बर्मला इजहार होता है, आप कहते हैं समीउल्लाह कलीमुल्लाह बॉल बाउंस कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी इंसाफ तो इसी वजह से आता है ना जब हुकूमत डील या ढील का इंप्रेशन दे। देखें वो हाजिर वक्त हुकूमत तो नहीं होती, कोई और हुकूमत होती है, लेकिन बात वहीं आएगी कि जी जो हुकूमत वक्त है अगर उसने डील देनी होती या डील करनी होती तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा सा काम था, शुरू में कर लेते। ये खुद हमें ऑफर करते थे जी कि आप 5 साल हुकूमत करें, हम आराम से अपनी हॉलीडे करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात थी। तो ये काम आपने किया नहीं? नहीं, हमने तो भेड़ों के छतों में हाथ डाला है, हमने हर माफिया के ऊपर हाथ डाला है, हमने हर माफिया को चैलेंज किया है। मैं प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था IPP कमीशन रिपोर्ट आज तक पब्लिक क्यों नहीं हुई और उस पर डील क्यों हुई? नहीं, डील देखिए दो चीज़ें, देखिए आप इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। IPP के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप किसी दिन असद उमर साहब को बुला लें, उनके साथ प्रोग्राम कर लें। किनको? IPP असद उमर साहब जो कि कैबिनेट की कमेटी ऑन एनर्जी के सरबराह हैं। IPP के ऊपर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर लाइबिलिटीज़ तय पाई और उन लाइबिलिटीज़ के मुताबिक फिर उनके जितनी कंपनीज थी उनके साथ बैठ के सेटलमेंट हुई है। और सेटलमेंट में क्या है कि किस तरह से इस चीज़ को आपने किसने क्या जुर्माना अदा करना है। सेटलमेंट जिनके साथ हुई उसमें रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी भी शामिल थी। देखिए मैं ऑनेस्ट स्पीकिंग मुझे IPP इसका नदीम बाबर साहब की कंपनी भी शामिल थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसमें बेस्ट ये होगा कि चले मैं बता देता हूँ और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इन दोनों की कंपनीज भी इसमें बाकायदा तौर पे शामिल थी। हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, हो सकता है, लेकिन हो सकता नहीं है वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में रिगार्डिंग दिस सेटलमेंट हिस्सा नहीं थे, बल्कि काबीना के इजलास से भी स्पेशली रज़ाक दाऊद साहब उठ के चले जाते थे। शहबाज शरीफ साहब भी तो उठ के चले जाते थे सारे फैसलों में, बाहर जाकर नोटिफिकेशन तो निकाल देते थे। यहाँ भी ऐसी हुए। नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई नहीं है रज़ाक दाऊद के पास।